हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ग्लोबल न्यूज़ के, फिर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक और कुछ इंडिया स्पेसिफिक, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। ऑफ कोर्स रिजल्ट्स है तो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो, बिकॉज आज भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बिहेवियरल, अपने जो बायसेस होते हैं हमारे, उसके बेसिस पे एक इंटरेस्टिंग चार्ट है विच आई रेड और मेरे को लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। ठीक है, इलेक्शन सीजन चल रहा है, हीट वेव चल रही है अक्रॉस इंडिया, साथ में एक इलेक्शन की भी हीट चल रही है। ठीक है, तो इसलिए आजकल न्यूज़ को कंपाइल करना और वो भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने लग गया है, क्योंकि मोस्टली बिजनेस चैनल्स भी जो है इलेक्शन न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज़ सेलिंग मोर ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इसलिए वी आर ट्राइंग दैट वेरी हार्ड। तो इलेक्शन कूपन कोड भी हमारा चल रहा है विच इज़ गिविंग 33% डिस्काउंट। तो वो आप चेक कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट ऑन हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज, उनका परफॉर्मेंसेस, उनका सब डिटेल्स, मेथोडोलॉजी, उसके वीडियोस भी हैं। तो अगर आप investindia.in पे जाएंगे तो यू कैन चेक आप कैसा आप पोर्टफोलियो आप जो है वो सब देख सकते हैं, परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे, यू थिंक दैट वी डू गुड वर्क, तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स, तो मार्केट्स ओवरऑल कुछ ज़्यादा हलचल नहीं थी, मेजरली फ्लैट मार्केट्स थी। जो मेजरली डिस्कशंस चल रहे हैं वो 10 ईयर जीसेक को लेके चल रहे हैं। तो दो मेजर नंबर्स इसी हफ्ते एक्सपेक्टेड हैं यूएस में। एक तो वहाँ पर एक जो नंबर है वो है कंज्यूमर प्राइस, मतलब पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स, जो कि एक तरह से वहाँ पर गॉज करता है इन्फ्लेशन को। तो वो नंबर थोड़ा सा बताएगा कि और कैसा ये ऊपर, मतलब कई जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5% तक वापस जा सकता है 10 ईयर जीसेक। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन अभी चलने लग गई है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे जीडीपी नंबर अगर अच्छा आता है और इन्फ्लेशन नंबर अभी भी थोड़ा हाई रहता है, तो ये 5 ईयर्स तक 5% तक जा सकता है। एंड विच कैन ऑफ कोर्स अगेन एक लिक्विडिटी जो है वो फ्लो होगी अगेन, मतलब एफ का जो है ऑफ कोर्स वो एग्जिट थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड है। 5% एक यूएस डॉलर टर्म में 10 ईयर जी से की अगर देगी तो ऑफ कोर्स बॉन्ड्स बिकम वेरी अट्रैक्टिव, राइट। और फिर इसलिए फ्लाइट ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल है वो इक्विटीज से थोड़ा बॉन्ड की तरफ जाता है, और इसकी वजह से थोड़ा बहुत एक शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट आ सकता है। तो इसलिए ये नंबर थोड़ा सा ज़्यादा क्लोजली यू शुड डेफिनेटली वॉच, राइट। एंड टेस्ला अगेन आई थिंक कल भी 15% बढ़ा, आज भी 8% बढ़ा। टेस्ला का रिजल्ट अच्छा नहीं आया जबकि, लेकिन एलॉन मस्क ने बोला कि जो मोर एफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मॉडल्स दे विल लॉन्च, एंड दैट मार्केट रियली लाइक्ड, और उसकी वजह से थोड़ा सा वहाँ पे ये स्टॉक में थोड़ा सा उछाल आया है। कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ जो आई है वो एक फार्मा के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर आया है कि भाई फार्मा एक्सपोर्ट FY24 में 10% से बढ़ा, ऑलमोस्ट $28 बिलियन का फार्मा एक्सपोर्ट इंडिया ने किया, मेजरली ऑफकोर्स टू यूएस। ठीक है, जबकि मतलब अगर हम देखें, हम बोलें तो जैसे आईटी एक्सपोर्ट इतना अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन फार्मा एक्सपोर्ट इज डूइंग वेल। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इवन दो स्लो डाउन वगैरह है, बट अगेन दवाई है ना, तो दवाई रिसेशन प्रूफ होती है। ठीक है, तो इसीलिए फार्मा एक्सपोर्ट हैज़ डन वेल, जबकि लास्ट 1-1.5 साल से इतना अच्छा नहीं किया था उससे पहले वाला, बिकॉज एक काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री डेवलप हो गया था यूएस में ड्यूरिंग द कोविड टाइम, और इसे FY23 में कुछ खास नहीं किया फार्मा सेक्टर ने। बट FY24 हैज़ बीन डिसेंटली वेल फ्रॉम एक्सपोर्ट्स परस्पेक्टिव, बिकॉज वो थोड़ा इन्वेंट्री ब्लीक हुआ और फिर वापस जो है डिमांड जो है फार्मा का क्रिएट हुआ। मार्च में जो है वो फार्मा एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट 12.7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, तो दैट इज़ अ गुड नंबर। ठीक है, ओवरऑल अगर हम फार्मा एक्सपोर्ट परस्पेक्टिव, और इंडिया जो है वो मतलब क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंजर माना जाता है फार्मा में, और मतलब जेनरिक मेडिसिन में वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, वॉल्यूम वाइज एंड वैल्यू वाइज ऑल्सो वी आर क्वाइट बिग। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें काफ़ी, और हमारा काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं हमारी फार्मा की, तो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर अस एंड फॉर फ्रॉम एक्सपोर्ट्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो, हमारे फॉरेक्स पर्सपेक्टिव एज वेल। ठीक है, और हमारा इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव एज वेल, और इवन डोमेस्टिक डिमांड इज ऑल्सो गुड। तो जैसे जैसे अगर एक्सपोर्ट अच्छा होता है तो डोमेस्टिक डिमांड तो अच्छी है ही, तो दोनों चीज़ अच्छी चलती है, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा जो ओवरऑल सेक्टर जो है वो थोड़ा पॉजिटिव लाइट में वो दिखता है। आरबीआई का एक डेटा आया ऑन रीड्स, REITs, राइट, एंड इनविट्स, जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, कि उन्होंने बोला कि ओवरऑल 1.3 लाख करोड़ रुपीस जो हैं
जो इन REITs और इनबिट्स ने रेज किए हैं या मोबिलाइज किए हैं 1.3 लाख करोड़, तो सीरियस मनी जो है दे हैव स्टार्टेड मोबिलाइजिंग, राइट। तो ये चीज़ उन्होंने एक मतलब स्टेट ऑफ इकोनॉमी उन्होंने पब्लिश किया अपना अप्रैल का, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि जबकि उन्होंने कहा कि वी गॉट वेरी लेट इन REITs, जबकि 2014 में ही रेगुलेशंस बने और 2016 एंड में या 17 में पहला REIT और इनबिट लॉन्च हुआ, बट उसके बाद थिंग्स हैव बीन गुड। और अभी और भी एक थोड़े और स्मॉलर नए नए रेगुलेशंस आ रहे हैं REITs में, और स्मॉलर REITs आर ऑल्सो प्लानिंग टू एटलीस्ट। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ सीरियस मार्केट आई थिंक इन नियर फ्यूचर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे जैसे जैसे ये सक्सेसफुल होता है तो मोर एंड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर इनविट्स और REITs रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो लॉन्च होंगे, और ये हमें बहुत अच्छा एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा लिक्विड वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली मुझे लगता है ये देते हैं अपने को। तो अगर हमें एक रियल एस्टेट एलोकेशन का थॉट प्रोसेस है, एक थोड़ा बहुत एलोकेशन लेना है, स्पेशली कमर्शियल रियल एस्टेट, ऑफ कोर्स कमर्शियल रियल एस्टेट ही ऑप्शंस हैं अभी, आगे रेजिडेंशियल का भी प्लान है बट अभी कमर्शियल का ही है, तो वो मुझे लगता है कि ये काफ़ी हमें एक लिक्विड ऑप्शन विथ डिसेंट डील्स जो ओवरऑल एक्सपेक्टेड रहती हैं रियल एस्टेट में, तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन देता है। तो डेफिनेटली इफ़ यू आर अ person who wants to take that allocation, I think this is good, it's a very good option. We do lot of analysis of it on Stockometer, हमारा जो प्लेटफॉर्म है जिसपे डिस्काउंट कूपन भी चल रहा है, ठीक है। KKR जो काफी बड़ा प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है, दे आर सेइंग दैट दे आर बेटिंग बिलियंस ऑफ डॉलर इन फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडिया। तो उन्होंने बोला है कि भाई हम जो है $10 बिलियन का एक्सपेक्टेशन है कि हम डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, इवन दो उन्होंने कहा कि ब्लैकस्टोन और गोल्डमैन सैक्स आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन इंडिया, ठीक है। तो और बट वी वांट टू डू इवन फास्टर देन देम, एंड दे आर आइंग बेसिकली अपॉर्चुनिटीज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड रियल एस्टेट, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगेन मोर एंड मोर कंपनीज अगर हम देखें फ्रॉम इकोनॉमी जैसे जैसे चल रहा है तो बहुत पॉजिटिविटी आ रही है फ्रॉम ओवरऑल जिस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही हैं, राइट। कल आपने आई डोंट नो एक JP मॉर्गन के जो CEO हैं, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा मार्केट कैप वाइज बैंक है, राइट, तो उनका जो CEO है ही वॉज ऑल्सो वेरी ऑन प्रेज फ्रॉम कि हाउ वट इंडिया डिड फ्रॉम वेरियस पॉलिसी इनिशिएटिव्स, आधार एंड एवरीथिंग डिजिटल इंडिया पर्सपेक्टिव से, तो काफ़ी उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें बोली। तो एक मतलब जो सीरियस इन्वेस्टर्स हैं जो बड़े बड़े, तो उनसे काफ़ी एक पॉजिटिव कमेंट्री जो है आ रही है, राइट। तो दैट इज़ ऑफ कोर्स टेकिंग मतलब वही चीज़ जो वही पॉजिटिविटी जो है इंडियन मार्केट्स को फ्लोट भी रखा हुआ है हमारी को, राइट। और ऑफ कोर्स रिजल्ट्स भी मतलब चाहे इवन हर बार हर क्वार्टर में जस्टिफाई नहीं करेंगे बट मतलब वो अच्छे आ रहे हैं, और इंडियन इकोनॉमी ऑफ कोर्स हमारे ग्रोथ नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स मतलब एक्सपेक्टेड है कि अगले कुछ साल काफ़ी अच्छे रहने चाहिए। दैट्स द इंडिकेशन वी आर गेटिंग फ्रॉम एवरीवेयर। Again, one more like Nomura, right? They are also saying कि India growth story to benefit Japan's firm. तो जापान फर्म्स ने कहा है कि भाई हम जो है इंडिया में FDI जो हमने किया है और हम आगे जो प्लान कर रहे हैं, तो हम काफ़ी ज़्यादा FDI इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, राइट। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा मेन ड्राइवर रहने वाला है, ठीक है। जो उन्होंने तो ये सब चीज़ें उन्होंने भी कहा है कि भाई तो वी आर मतलब नोमुरा ने बोला है कि जापानीज कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स आर शोइंग हाइटेंड इंटरेस्ट इन इंडिया फाइंड्स एंड रिपोर्ट बाय नोमुरा, राइट। तो अगेन दिस इज अ ट्रेंड। अगर आप हमारा मॉर्निंग न्यूज़ देखते हैं तो ये चीज़ आप देख रहे होंगे, राइट। दीज आर एक्चुअली हार्ड फैक्ट न्यूज़ और एनालिस्ट जो ग्लोबल एनालिस्ट हैं विच आर सेइंग अबाउट इंडिया, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं दैट व्हाट वी आर बेसिकली गोइंग थ्रू। एक बहुत इंटरेस्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो है वो इनॉग्रेट हुआ है हिमाचल में। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। तो मैंने जितना समझा, अगेन मैंने बहुत क्विक रीड था मेरा, तो शायद हो सकता है गलती हो जाए। अगर आप थोड़ा बेटर समझते हैं तो ज़रूर बताइएगा मुझे, मेरी गलती है तो। बट जिस तरह से मैंने समझा, ठीक है। तो एक मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट 1.5 गीगावाट के हाइड्रो पावर स्टेशन में सेटअप करने का प्लान चल रहा है। काफ़ी बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन होगा, 1.5 गीगावाट का है, तो जो कि नाम है NJHPS नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन, हिमाचल में है। तो उसमें क्या प्लान कर रहे हैं ना, ये उन्होंने इलेक्ट्रोलाइजर लगाया है एक, ठीक है, और एक फ्यूल सेल लगाया है, ठीक है, जो हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल। मैंने आपने मेरा हाइड्रोजन वाला वैल्यू चेन वीडियो देखा ग्रीन हाइड्रोजन का, तो वो देखना, तो आपको फ्यूल सेल का कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि फ्यूल सेल क्या है, ठीक है। तो मैं वो नहीं समझाऊंगा अब यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोलाइजर लगाया, एक फ्यूल सेल लगाया, तो अब इंटरेस्टिंग देखना वो कैसे यूज कर रहे हैं उसको। और उन्होंने एक क्या कहते हैं सोलर सेल भी, मतलब सोलर यूनिट भी लगाया, सोलर सेल का यूनिट। तो उन्होंने क्या किया है कि सोलर सेल से
जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, उससे उन्होंने कहा कि भाई हमारा इलेक्ट्रोलाइजर चलेगा, इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के स्प्लिट होंगे मॉलिक्यूल, मतलब वाटर डालेगा और वाटर स्प्लिट होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, ग्रीन हाइड्रोजन गैस। वो हाइड्रोजन गैस, ठीक है, वो उन्होंने कहा वो किस में यूज होगी पता है? वो इस हाइड्रो पावर स्टेशन में एक कोटिंग होती है, ठीक है, ऑक्सीजन फ्यूल की कोटिंग होती है, जो उनके मतलब बड़े बड़े जो स्टोरेज टैंक्स होते हैं या फिर इनके टरबाइंस होते हैं मेजरली, राइट। तो टरबाइन में अंडर वाटर पार्ट्स जो होते हैं उस पर HVOF की कोटिंग लगती है। वो कोटिंग में इनको अभी क्रूड ऑयल यूज करना पड़ता है, ठीक है, कंबस्चन रिक्वायरमेंट होती है, तो उससे वो कोटिंग करते हैं, जबकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है वो, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन उस कोटिंग करने के लिए वो करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करेंगे, वो सोलर सेल से इलेक्ट्रोलाइजर हुआ, इलेक्ट्रोलाइजर से क्या कहते हैं हाइड्रोजन डेवलप हुई, उस हाइड्रोजन से वो जो कोटिंग में कंबस्शन के लिए क्रूड ऑयल यूज हो रहा था या फिर पेट्रोल डीजल जो भी यूज हो रहा होगा उसको हटाएंगे और उसकी जगह हाइड्रोजन से वो कोटिंग, हाइड्रोजन की एनर्जी से वो कोटिंग करेंगे, ठीक है। और ऑफ कोर्स तो उन्होंने कहा कि भाई हम ऑलमोस्ट 14 kg ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन डेली प्रोड्यूस करने का प्लान है, जो 6 स्टोरेज टैंक्स भी वो बना रहे हैं, राइट। और बाकी जो है थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगी वो उसके लिए उन्होंने फ्यूल सेल बनाया है, जिसमें वो बेसिकली फ्यूल सेल और भी बाकी जगह पे यूज हो सकता है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल से इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है, तो मतलब इट्स लाइक अ सेल। तो इसलिए उसको मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट बोला गया है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से वेरियस, मतलब एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हाइड्रोजन सोलर सेल भी हो रहा है, हाइड्रोजन भी हो रहा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट, कि किस तरह से ये इंटीग्रेटेड एनर्जी सिस्टम्स बन रहे हैं। और यही मेरे को लगता है फ्यूचर है इन देश की। एक शायद सिस्टम नहीं होगा कि ऐसा नहीं होगा सिर्फ सोलर पावर प्लांट नहीं होगा, सोलर के साथ हाइड्रोजन भी होगा, विंड भी होगा, राइट। तो एक इंटीग्रेटेड प्लांट्स बनेंगे और जिससे मतलब वो और एफिशिएंसीज क्रिएट कर सके। रात को विंड ज़्यादा चलती है, दिन में सोलर ज़्यादा चलता है, तो वो सारी चीज़ें, और स्टोरेज के लिए हाइड्रोजन या फ्यूल सेल्स, तो वो सारी चीज़ें मतलब उस तरह से मुझे लगता है कि मोर एंड मोर दीज थिंग्स विल गेट यूज्ड, और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स मोर एंड मोर होंगे, क्योंकि इतने सारे टाइप्स के अब ये चीज़ें बन रही हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, आई थॉट कि आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। अब स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, बहुत सारी बातें हो गई। तो अब सबसे बड़ी जो न्यूज़ थी ऑफकोर्स कल है, जो है RBI ने कोटक बैंक के ऊपर एक काफ़ी बड़ा एक्शन लिया, राइट। तो उन्होंने ऑनबोर्डिंग बंद कर दी है न्यू कस्टमर्स की थ्रू ऑनलाइन, जो उनका बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग और ऑनलाइन जो बैंकिंग है। एंड उन्होंने इशूइंग न्यू क्रेडिट कार्ड पे भी बैन लगा दिया है। और इन्होंने रीजन क्या दिया है कि उन्होंने कहा कि भाई हमने तुम्हारे टेक एग्जाम किया था 2022 में, 2023 में, उन पर हमने कुछ कंसर्न्स रेज किए थे जिसमें तुम फेल थे, बट वो चीज़ ठीक नहीं हुई है जितना हम सेटिस्फैक्ट्री, राइट। तो बैंक डेफिशिएंट इन IT रिस्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस, तो जिस हिसाब से रेगुलेशंस थे हमने वो चीज़ नहीं की, और तो इसीलिए ये चीज़ें हमने एक्शन लेना पड़ा। अब दिस कैन बी बिग, राइट, द वे कोटक हैज़ प्रमोटेड देयर 811 जो इनिशिएटिव्स रहे हैं उनके, और ऑनलाइन बैंकिंग, और उस पर काफ़ी फोकस किया है लास्ट 1-2 साल में। मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा उन्होंने 2-3 साल में शायद काफ़ी फोकस किया है, एंड आई थिंक दैट विल बी अ बिग हिट ऑन देम, ठीक है। ऑफ कोर्स मोर एनालिसिस, आई थिंक मोर एंड जैसे जैसे हमें और न्यूज़ मिलेगी तो शायद देखेंगे, ट्राई करेंगे कि इफ़ परिमल कैन मेक वीडियो ऑन इट एंड वी विल हैव अ बेटर एनालिसिस को इम्पैक्ट क्या। और क्रेडिट कार्ड तो उनका बहुत छोटा बिजनेस है, मेरे को लगता है जस्ट 2-3% है, तो इवन दो इट गेट क्लोज्ड, आई थिंक डायरेक्टली ऑन द ओवरऑल बैंकिंग पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं लगता है मुझे उस पर, मतलब ओवरऑल एज ए कंपनी पे। बट डेफिनेटली ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग पे नए कस्टमर ना आना, मतलब रेपुटेशन इस रिस्क बहुत बड़ा है। डेफिनेटली एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कोई इंपैक्ट नहीं है, दैट्स व्हाट RBI सर्कुलर हैज सेड, राइट। और बैंक हैज आल्सो सेड कि एग्जिस्टिंग को कुछ इंपैक्ट नहीं है, तो अगर आप कोटक बैंक के कस्टमर है तो होपफुली देयर शुड नॉट बी एनी इंपैक्ट, बट डेफिनेटली रेपुटेशनल, बिकॉज एक प्रीमियम बैंक है, राइट। और एक प्रीमियम स्टॉक मार्केट भी उनको, अगर हम इवैल्यूएशन बस देखते हैं तो उनको स्टॉक मार्केट भी एक प्रीमियम देता है बिकॉज ऑफ दैट प्रीमियमनेस एसोसिएटेड विद देम, राइट। बट आई थिंक दैट विल हैव डेफिनेटली मतलब उनका जो ओवरऑल इस पे जो रिस्क रहेगा और वो इम्पैक्ट रहेगा, लेट्स सी हाउ द बैंक कम्स। तो जिस तरह से मतलब जैसे HDFC बैंक का भी हुआ था, उनका भी क्रेडिट कार्ड डिवीजन बंद कर दिया था, मतलब नए क्रेडिट कार्ड बंद कर, बजाज फाइनेंस पे इम्पैक्ट था, बट बजाज फाइनेंस पे भी अभी बड़ी बड़ी कंपनीज में RBI नहीं लिया, पेटीएम पेमेंट पे लिया, तो भी 3-4 बड़ी बड़ी कंपनीज पे RBI ने काफ़ी बड़े बड़े एक्ट्स लिए हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ देम नाउ,
तो बट अगेन एज आई सेड कि कोटक को लोग थोड़ा सा उस तरह से देखते हैं कि दे डू थिंग्स वेल, बट दिस कैन बी एज आई सेड मोर ऑफ ए रेपुटेशनल रिस्क फॉर देम। HUL का रिजल्ट आया तो अगेन नॉट सो गुड। FMCG कंपनीज थोड़ा सा आर गोइंग थ्रू अ बैड फेज आई वुड से, राइट। नेट प्रॉफिट जो है वो 6% से गिरा है अगर हम फ्रॉम ईयर ऑन ईयर परस्पेक्टिव देखें, राइट। और क्यू ऑन क्यू ऑल्सो 5% से गिरा है। सेल ग्रोथ सिर्फ 1% है ईयर ऑन ईयर परस्पेक्टिव से। दे आर स्टिल सेइंग कि रूरल डिमांड जो है वो थोड़ी स्लो और बहुत ही ग्रेजुअल स्लो आ रही है, ठीक है, वो बहुत फास्ट नहीं आ रही जो उनका एक्सपेक्टेशन था। दे आर ऑल्सो फोकसिंग मोर ऑन प्रीमियमाइजेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, स्पेशली इन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। दैट्स व्हाट दे आर वांटिंग टू डू एंड दे आर सेइंग कि हम मार्जिन्स वगैरह पे थोड़ा एक्सपेंशन क्रिएट करेंगे, राइट। जबकि उनके अभी जो मार्जिन्स हैं अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो एक्चुअली गिरे हैं एबिटा मार्जिन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर रही। LTI माइंडट्री, राइट, वन मोर IT कंपनी का रिजल्ट और अगेन थोड़ा डिसअपॉइंटिंग। 1.2% जो है प्रॉफिट गिरा ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू सिर्फ 2% से 2.3% से बढ़ा है, दैट टू इन INR टर्म्स। अगर USD टर्म में देखेंगे सिर्फ 1% से रेवेन्यू जो है वो बढ़ा है। मार्जिन्स भी डिक्लाइन हुए हैं। पैट मार्जिन 1.2% से ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुए हैं और एबिट मार्जिन 7.9% से जो है वो डिक्लाइन हुए हैं, राइट। और इवन जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है लास्ट क्वार्टर से थोड़ी सी कम हुई है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा ये सब नेगेटिवली, और सभी IT कंपनीज का आई थिंक रिजल्ट थोड़ा सा ऑन द एक्सपेक्टेशन के लाइन रहा या थोड़ा सा कम रहा। आई थिंक मोस्टली थोड़ा अच्छा नहीं रहा एंड दैट्स व्हाट द मार्केट में हैव एन इम्पैक्ट। एक्सिस बैंक का भी रिजल्ट आया तो उन्होंने ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया। लास्ट ईयर तो ऑफकोर्स क्या कहते हैं, मेरे को लगता है कि लास्ट ईयर देयर वाज नो प्रॉफिट फॉर देम। ईयर ऑन ईयर परस्पेक्टिव से हार्डली मतलब कोई प्रॉफिट था, बट हम क्यू ऑन क्यू वाइज देखें 17% का प्रॉफिट ग्रोथ है पैट में, ठीक है। और बाकी नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 4% से बढ़ी है, राइट। और फी इनकम जो है वो 9% से बढ़ी है। टोटल एसेट ईयर ऑन ईयर 12% से बढ़े हैं, राइट। टोटल डिपॉजिट्स जो है वो 13% से बढ़े हैं और लोन बुक जो है 14% से बढ़ी है। 13-14% का बेसिकली ओवरऑल अगर हम ग्रोथ वाइज देखें, दैट हैज़ बीन द ग्रोथ फॉर द बैंक, राइट। अगर हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखें फ्रॉम NPAs तो कंसिस्टेंटली गिरे हैं। 1.43% का GNPA है और नेट NPA 0.31 है और कंसिस्टेंटली जो है अगर हम देखें तो गिर रहे हैं। लास्ट क्वार्टर में 1.58 था ग्रॉस NPA, 1.43, उससे पहले 1.73 था। और Q4 FY23 में लास्ट क्वार्टर में 1.58 था, लास्ट ईयर 2% था, 1.43 हो गया। तो वो कंसिस्टेंटली दैट इज गोइंग थ्रू मतलब वो कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहा है अगर हम उस हिसाब से देखें। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो मतलब अराउंड 4.16 के आसपास का उनका कांस्टेंट रहा है। जियो का एक मतलब नंबर आया कि रिलायंस जियो नाउ हैज बिकम फ्रॉम डेटा ट्रैफिक परस्पेक्टिव वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर। तो चाइना मोबाइल था उससे पहले, नाउ दे हैव बिकम द हाईएस्ट, राइट, इन जनवरी टू मार्च क्वार्टर। 40.9 एक्साबाइट डेटा जो है उनके नेटवर्क पे रीच हुआ और जबकि चाइना मोबाइल जो है वो 38 एक्साबाइट का डेटा उन्होंने रीच किया। 40 इनके ओवरऑल जो सब्सक्राइबर्स हैं 48 करोड़ जो हैं वो ऑलमोस्ट सब्सक्राइबर है। सेकंड इज एयरटेल एट 34 करोड़, राइट। एंड आई थिंक दे आर द सेकंड बिगेस्ट नाउ अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरह से उनका ओवरऑल रिलायंस का रहा है। आज जो रिजल्ट आने वाले हैं विच आई थिंक वी विल डेफिनेटली सी इज बजाज फाइनेंस, नेस्ले, L&T टेक, कोरोमंडल एंड ACC। आई थिंक रिजल्ट्स माई टीम एंड आई विल डेफिनेटली क्लोजली वॉच, ठीक है। सो दैट वाज द मेजर न्यूज। अब हम चलते हैं आज के नॉलेज सेक्शन में। तो एक इमेज है बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब ये मुझको बहुत अच्छी लगी। तो बेसिकली एक क्वेश्चन आता है सबके दिमाग में और बहुत सुनता हूँ कि सर अभी तो ऑल टाइम हाई चल रहा है मार्केट, अभी इन्वेस्ट करूं क्या? इज इट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट? मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। तो काफी, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपके दिमाग में भी आता होगा कभी यार ऑल टाइम हाई पे थोड़ा ना डालते हैं, जब गिरेगा तो डालेंगे, कितना गिरेगा वो नहीं पता, गिरेगा तो डालेंगे, राइट। ये क्वेश्चन आता है। तो ये ग्राफ जो है ना, ये जो चार्ट है, ये बहुत सारे मिथ आपके ब्रेक करता है। ये चार्ट इज बाय फंड्स इंडिया, एक रिपोर्ट थी मैंने बहुत इंटरेस्टिंग, तो उसमें से मैंने ये चार्ट लिया है कि वेल्थ करके कोई रिपोर्ट है। तो इसमें बेसिकली देखो अब ये क्या है, 1990 से लेके अभी तक निफ्टी 50 के इन्होंने
मतलब ग्रोथ जो है वो मैप की है। और उसमें ग्रीन कलर पे, ग्रीन कलर किसका है, देखो ग्रीन कलर है कि जब ये ऑल टाइम हाई हिट किया था, जब ऑल टाइम हिट किया था तो उन्होंने उस टाइम उसको ग्रीन कलर से किया। जब ऑल टाइम हाइट हिट नहीं किया था तो वो ग्रे कलर है, ठीक है। और ये निफ्टी का 1990 से लेके आई थिंक कब तक है, 29 फरवरी 2024 तक का चार्ट है। यू कैन सी द चार्ट, ठीक है। अब ये दिख रहा है आपको, ये कोविड की डाउन है, राइट। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 2008 में हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस का डाउन है, ठीक है। तो वो सब आपको समझ आ रहा है। अब इंटरेस्टिंग चीज देखो, अगर आप यहाँ थे, कहाँ थे, 2021-20 के ऑलमोस्ट एंड में, तो मार्केट ने ऑल टाइम हाई हिट किया, जो कि 2019 का ऑल टाइम हाई था, उसको बीट किया 2020 के एंड में या 2021 के मतलब यहाँ पे जो चार्ट आ रहा है वो मेरे ख्याल से 2020 के एंड में आ रहा है या 2021 के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ऑल टाइम हाई हिट किया। अब अगर आप, और उस टाइम कितना था मार्केट, कुछ 12,500 का मार्केट था, और मार्केट ने ऑल टाइम हाई हिट किया। अगर आप उस टाइम बोलते कि सर अभी तो ऑल टाइम हाई है, इन्वेस्ट करूं क्या, आज कितना है, 22,000, कितने टाइम में, लेस देन 3 ईयर्स, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स, ठीक है। और लेस देन 3 ईयर्स एक्चुअली, 2-2.5 साल पहले की बात है, 2.5 साल में मार्केट डबल हो गया है। और हम ये सोचते हैं कि ऑल टाइम हाई है, डालूं क्या। सिमिलरली 2021 का पीक आया, राइट, अक्टूबर 2021 में कितना था, 18,000, ऑल टाइम हाई। ऑफ कोर्स उस टाइम तो मतलब वैल्यूएशन भी बहुत क्रेजी थे, हम भी खुद ही कह रहे थे यार रिबैलेंसिंग करो। बट इन्वेस्टमेंट ना करना, देखो ऐसे इन्वेस्टमेंट करो थोड़ा, मतलब स्टैगर में करो, वो बात सही है। लेकिन इन्वेस्ट जिसने किया ही नहीं और वेट कर रहा है कि नहीं यार नीचे आएगा तो डालूंगा, तो वो भी, उसके बाद भी मार्केट जो है ऑलमोस्ट 18,000 टच कर गया था उस टाइम, और अब जो है वो 22 कितना, यस 22,000 निफ्टी है, ठीक है। तो उसमें भी ऑलमोस्ट 20% प्लस का जो है वो ग्रोथ हो चुका है इन नेक्स्ट अगेन लेस देन 1.5 ईयर्स। तो द पॉइंट इज कि अगर आप देखेंगे कि ऑल टाइम हाई पे ना इन्वेस्ट करना, ये बहुत ही जबरदस्त तरह से ये ग्राफ जो है ना, इस चीज को बिल्कुल मिथ ब्रेक करता है कि मैं 2013-14 मतलब 13 के एंड में और 14 की स्टार्टिंग में, मतलब जब इलेक्शन के आसपास जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई हिट किया तो मैं करूं क्या, फिर 2017 में की हिट किया तब करूं क्या, फिर 2018 में ऑल टाइम हाई हिट किया तब करूं नहीं करूं, फिर 2019 18-19 के बीच में हिट किया, फिर करूं या नहीं करूं, फिर 2020 के एंड में हिट किया, फिर 2021 में हिट किया, फिर 2023 में हिट किया। तो मार्केट तो हर 1-1.5-2 साल में ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है, आप इन्वेस्ट करोगे कब, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते रहो। हाँ ये है कि भाई आपको लग रहा है वैल्यूएशंस ओवरऑल या मार्केट बहुत महंगा लग रहा है, ठीक है, इसमें से जैसे स्मॉल एंड मिड कैप को अभी देखें तो बहुत बड़ा पैसा मत डालो, ठीक है। तो वो ठीक है, वो मेक सेंस करता है कि यार मैं बहुत बड़ा नहीं डालता तो क्योंकि मेरे को एक लंबी खामोशी भी दिख सकती है, वो एक्सपेक्टेड भी है। लेकिन दैट डजंट मीन कि आप स्टार्ट ही ना करो। बहुत सारे लोग स्टार्ट ही नहीं करते इन्वेस्टमेंट कि नहीं ऑल टाइम हाई है, ऐसा मत करो, स्टार्ट करो, स्टैगर कर लो, 6 महीना 1 साल 1.5 साल कर लो यार। अगर आपको लगता है कि यार मेरे को और रिस्क एवर्स बनना है तो मैं 1.5 साल में इन्वेस्ट करूंगा, जो भी पैसा मेरे पास लमसम पड़ा है। एसआईपी तो करो ही ना, एसआईपी तो 5-5 10-10 साल का होराइजन है हमारा, तो उसमें ज़्यादा सोचो नहीं। तो पॉइंट क्या है, ये बहुत बड़ा मिथ ब्रेकर है, तो ये यू शुड डेफिनेटली चेक दिस एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। आई होप दैट आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ। और इन्वेस्टचेतना.in वेबसाइट को चेक करना मत भूलिए, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स आप सबके लिए बनाए हैं हमने वहाँ पर। आपको आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत मतलब लर्न करने के लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी एज एन इन्वेस्टर। दैट इज ऑल, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।